या नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के जो जिस एजेंसी ने पेपर कराया था वही एजेंसी आप लोगों के आरबीआई ग्रुप डी का पेपर कराएगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आरपीएफ की जिस एजेंसी ने पेपर कराया था वही एजेंसी आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर कराएगी। ठीक। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक धातु के टुकड़े को एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो जाती है। 115 से बढ़कर 138 हो जाती है। 115 से बढ़कर 138 हो जाती है। तो वृद्धि का प्रतिशत, पहले दोस्तों हम मूल वैल्यू देखते हैं कि मूल वैल्यू कितनी बढ़ी है। 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। अगर एक्चुअल वृद्धि पूछी जाए तो 23 बढ़ रहा है। लेकिन पूछ रहा परसेंटेज में, कुछ कितना बढ़ रहा है 23 कितने में 115 में। परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे। 23 से 115 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। तुम्हारा परसेंटेज कितना आ जाएगा 20। तो आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 45,342 यानी 45,342 को 45,342 को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 45,342 को 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों हम ये पता करते हैं कि पहले ये दी गई संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं। अगर डिवाइड होगी तो कुछ नहीं बचेगा, अगर नहीं डिवाइड होगी तो कितना बचेगा वो पता करते हैं। नो की डिविजिबिलिटी का रूल ये बताता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18। सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 18। 18 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 18 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी तो इस पूरी पूरी की पूरी संख्या दी गई संख्या भी 45,342 भी हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर शेष फेल रिमेनिंग 0 बचेगा। आंसर 0, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर 3:1 के रेशियो में, अगर हम पेन की बात कर लें, पेंसिल की बात कर पेंसिल की बात कर लें, अगर हम पेन की बात अगर हम पेन की बात कर लें तो पेंसिल की बात कर लें और इरेजर की बात कर लें तो 3:2:1 में दिया गया है। ठीक। ये कह रहे हैं कि यदि पेन पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत 3:2:2 के रेशियो में, अगर कीमत की बात करें, ये संख्या हो गई। अगर हम कीमत की बात करें तो 3:2:2 में, अगर ये हम एक्चुअली मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 पेंसिल है तो सॉरी 3 पेन है तो एक का दाम 3 रुपये, तो टोटल दाम 9 रुपये हो जाएंगे। अगर पेंसिल 2 है और एक का दाम 2 है तो टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक। अगर इरेजर एक है और एक इरेजर का दाम 2 रुपये है तो टोटल 2 हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन करा कि जो पूरे बॉक्स में, एक बॉक्स में इतने सामान रखे गए हैं, एक बॉक्स में इतने सामान रखे गए हैं, तो इस पूरे बॉक्स की कीमत 90 रुपये है। पूरे बॉक्स की कीमत 90 रुपये है। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हमने कितना निकाला है, 9 4 13 2 15। रेशियो के अकॉर्डिंग हमने 15 रुपया निकाला है। और एक्चुअली में कितना है 90, तो 15 हमारा 100 करेगा 90 को, 15 100 करेगा 90 को, तो एक का मान आ जाएगा हमारा 6। 15 100 करेगा 90 को, एक का मान आ जाएगा 6। 15 से 90 डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। एक का मान आ गया, एक का मान आ गया 6। फिर दोस्तों अब पूछा क्या जा रहा है, तो बॉक्स में पेन की संख्या, पेन की बात करेंगे तो पेन का रेशियो कितना है 3। अगर अब पेन की कीमत पूछा जाता तो 9 है, पेन का रेशियो है 3। अगर कीमत पूछेंगे तो एक का मान 6 है, 9 का मान हमारा 54 हो जाएगा। लेकिन संख्या पूछी जा रही है, एक का मान 6 है तो 3 का मान हमारा 18 हो जाएगा। 18 तुम्हारा पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18, या यहाँ से हम पेनों की कीमत निकालेंगे तो पेनों की संख्या 18, एक पेन का दाम 6। ठीक। पेनों की संख्या 18, एक पेन का दाम 6 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम और राज 4:5 के अनुपात में, राम और राज राम और राज 4:5 के अनुपात में हैं।
राम और राज 4 और 5 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग 126 हो तो उनके तो उन्हें उनकी आयु से अलग करें। इनकी आयु का अंतर पूछा जा रहा है, तो इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा? तो पहले हम पता कर लेते हैं इनकी आयु है कितनी। रेशियो में 4 और 5 है, तो टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग 9 हो जाएगा। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? इनका 9 हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली में कितना है? 126 है। एक्चुअली में 126 है, रेशियो के अकॉर्डिंग 9 है, तो 9 शो करेगा 126 को, तो 8 शो करेगा। 9 का 12 में एक बार जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 8 शो करेगा 14। ठीक, अब पूछा रहा उनकी, तो उन्हें उनकी आयु से अलग कीजिए। उनकी आयु से अलग की जाने उनकी आयु का अंतर पूछा जा रहा है। अगर रेशियो 4 और 5 है, यहाँ से हम अंतर निकालेंगे तो उनकी आयु के अंतर 1 आ जाएगा, और 1 का मान ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं हम? 14। तो उनकी आयु में कितना हो जाएगा अंतर? 14 का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5.4 + 3.4 - 9.10 सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4, 5 या 10 का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ जाएगा, तो 4 का 20 में 5 बार जाएगा, तो 5 का 25 हो जाएगा। ठीक, 5 का 20 में 4 बार जाएगा, तो 3 का 12 हो जाएगा, और 10 का 20 में 2 बार जाएगा, तो 9 का 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, 18 में से 12 जाएगा, -6 बचेगा, और फिर 25 में से -6 जाएगा, तो 19 बचेगा। तुम्हारा आ गया 19/20। 19/20 ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन 2 अंक के पॉइंट दे दिया है, तो हम 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। 2 से हर में डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, ऊपर डिवाइड करेंगे तो 19 में जाएगा 9 बार, 1 बचेगा तो 0.5 बार, यानी हमारा आ गया 9.5/10। 10 को हटा देंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.95 आंसर हो जाएगा। 0.95 आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जो दोस्तों क्वेश्चन को डाउट लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं। नहीं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 113 दिया गया है। औसत बराबर दोस्तों हम बताए थे, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। कितनी संख्या है उनका योगफल बटे कितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दिया जाए, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको औसत कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन करके 5 संख्याओं का औसत 113 दिया गया है। ठीक, तो एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, तो पता करें कि उसमें से कितना नंबर गिरा है, ठीक। दोस्तों 5 संख्याओं का औसत भी 13 है। अगर एक संख्या और आ जा रही है तो संख्याएं कितनी हो जा रही हैं? 6। तो 6 संख्याओं का भी औसत 113 है। ठीक, 5 संख्याएं, प्रत्येक का मान 113, प्रत्येक अंक का मान 113 है। प्रत्येक अंक का मान 113 है। ठीक, अगर दोस्तों एक संख्या और ले ली जाए तो प्रत्येक के मान में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। ठीक, प्रत्येक के मान में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। अगर उसका भी 6 भी आने के बाद औसत वही रहता है, तो 6वीं भी संख्या आती है, हमारी औसत कुछ ना कुछ बढ़ेगी। लेकिन कह रहा है कि उसमें कितना नंबर गिरा है। एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, यानी 6वीं संख्या हमें प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी औसत हमारी 113 रही। तो जो 6वीं संख्या आई है उसके टोटल में कितना अंतर आया है? तो टोटल में 113 ही कम हुआ है। टोटल में 113 ही कम हुआ है, क्योंकि जो 6वीं संख्या आई थी वो बहुत से बहुत छोटी रही होगी। ठीक दोस्तों, या तो यहाँ से हम समझ लेते हैं, अगर बेसिकली समझा जाए तो यहाँ से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, या कोई बेसिकली समझा जाए तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 113 है। ठीक, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 5 3 65, 5 1 565। ठीक, और 6 संख्याएं हैं तो इनका भी औसत 113 हो जाएगा, तो इनका आंसर निकल जाएगा 13 6 78 और 678। यानी 5 संख्याओं का, सॉरी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 113 है, तो योगफल हो जाएगा 565। 6 संख्याओं का औसत भी 113 है, तो योगफल हो जाएगा 678। ठीक, अगर इनका अंतर निकालेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1। कितना अंतर आया?
113, यानी 113 नंबर ही हमारा गिरा है या कम हुआ है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 113। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन पे है, सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं। तो अगर इस तरह दिया गया बोर्ड माउस के सवाल, जी हाँ दोस्तों, अगर बोर्ड माउस के सवाल दिए तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22 में से 7 जाएगा, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 15। उसके बाद ये कोष्ठक से बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 32 बचेगा, फिर 32 में से 15 जाएगा, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 17 आ जाएगा। फिर बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह पड़ेगा, तो 17 9 हमारा हो जाएगा 26। कितना बचेगा 26 बचेगा। इसके बाद हमारा 42 आ जाएगा, माइनस 42 के साथ, तो 42 में से 26 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। इसको हम इजीली तरीका से एक एक स्टेप में लगाते हैं। पहले में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके आगे जो चिन्ह होते हैं उसी के साथ हल करते चले जाते हैं। तो इसका आंसर आ गया 16। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, ठीक, कह रहा कि x का मान 0.57474 मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं हम। तो x का अंश बताइए भिन्न में। ठीक दोस्तों, ये दे दिया हमारा बार में, ये हो जाएगा 0.5, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है 747474, तो 74 ऊपर बार हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको 60 में ले सकते हैं कि 0.574 के ऊपर बार, इसको हम भिन्न में लिखना अगर चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 57574। दोस्तों नियम में कहता है कि जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने अंक हम नीचे उतने बार 9 लिख देते हैं। जितने अंक ऊपर होता है उतने बार हम 9 लिख देते हैं। दोस्तों जितने के ऊपर बार होता है उतने अंक उतने 9 हम नीचे लिख देते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं होता है 9 के बाद उतने 0 बढ़ा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद जिस संख्या में बार नहीं होता उस संख्या को हम अंश में से घटा देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो 574 में से 5 जाएगा तो 569 हो जाएगा, 569 हो जाएगा। ठीक, और नीचे 990 ऑलरेडी है ही, तो आंसर हमारा हो जाएगा 569/990। अगर इसको काटेंगे तो छोटा हो सकता था, बट हमको काटना नहीं, सीधे इसी में आंसर दे दिया, तो आंसर हमारा सिन हो जाएगा 569/990। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जितने अंक पे बार होता है उतने 9 हम जीरो लिखते हैं, और बार के पहले जितनी संख्याएं होती हैं उतने उतने 9 के बाद हम जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, एक 5 था हमने 8 जीरो बढ़ा दिया, और पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं होता है वो संख्या टोटल अंश में से हम घटा देते हैं, तो टोटल अंश हमारा 574 हो जाएगा। उतने में से 5 घटेगा तो 569, नीचे 990 ऑलरेडी था, तो आंसर 569/990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं, उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड लगता है। अगर कोई ट्रेन किसी पुल, किसी व्यक्ति, किसी खंभे को पार करता है, वो स्वतः की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। तो अगर मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है तो इसको पार करने में कितना समय लेता है 27 सेकंड। ठीक दोस्तों, अगर कह रहा है कि वो पुल को पार करेगा, और अगर ट्रेन किसी पुल, किसी ब्रिज या किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लेटफार्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलता है। तो यहाँ पर पुल को पार करेगा तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, और इसको पार करने में उसे लगता है 92 सेकंड। ठीक दोस्तों, 92 सेकंड लगता है। खुद की लंबाई पार करने में, खुद की लंबाई पार करने में ये 27 सेकंड, और प्लस पुल की लंबाई पार करने में 92 सेकंड। टाइम का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, 8 में 2 जाएगा 6, 65 सेकंड लेता है। इसको पार करने में और पुल को पार करने की तुलना में कितना ज़्यादा समय लगता है 65 सेकंड लगता है, और दूरी कितना ज़्यादा चलता है 650 मीटर दूरी ज़्यादा चलता है। 650 मीटर दूरी ज़्यादा चलता है, ये कह सकते हैं कि 65 सेकंड में चली गई दूरी 650 मीटर है। 65 सेकंड में चली गई दूरी 650 मीटर है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी 65 से 650 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या जा रहा है, तो ट्रेन की लंबाई, कभी कभी
ट्रेन की चाल पूछ ली जाती है, तो चाल अगर पूछा जाता है 10 मीटर पर सेकंड आ जाता। इसको घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन पूछा जा रहा है ट्रेन की लंबाई। लंबाई दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ट्रेन की लंबाई यानी दूरी पूछा जा रहा है, तो चाल इंटू समय। चाल कितना निकल गया हमारा 10। चाल कितना निकल गया, सॉरी, चाल किन चाल कितना निकल गया 10। और लंबाई पूछी जा रही है, तो चाल इंटू समय। समय कितना लगा था खुद को पार करने में, 100 मीटर। और किस चाल से, 10 की चाल से। तो 27 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 270। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 270, या आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 270 आ जाएगी। ठीक दोस्तों, एक बार दोबारा समझा देते हैं कि ट्रेन पेड़, पुल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करती है तो खुद प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो खुद को पार करने के लिए 27 सेकंड लेती है, पुल को पार करने के लिए 92 सेकंड लेती है। जो पुल को पार करेगी तो इसमें खुद का भी दूरी है, तो अगर दूरियों का डिफरेंस निकालेंगे तो पुल की लंबाई केवल बचेगी 650 मीटर, और टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो 65 मीटर बचेगा। ठीक, सॉरी 65 सेकंड बचेगा। तो 65 सेकंड में अगर 650 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी, यानी चाल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो 1 मीटर चलने में 27 सेकंड लेती है, तो चाल 10 की चाल से, तो दूरी हो जाएगी 27 इंटू 10 बराबर 270। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है कि ये दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और 78 रुपये में बेच दिया। 104 रुपये में खरीदा और 78 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान का प्रतिशत बताइए। नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 104 में खरीदा, 78 में बेचा, तो एक्चुअल वैल्यू देखते हैं कितना रुपये का हानि हुआ है। एक्चुअल वैल्यू हमारा हानि हो जाएगा कि 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2। एक्चुअल वैल्यू का कितने का हानि हो गया, 26 रुपये का। एक्चुअल वैल्यू का हानि हो गया 26 रुपये का। ठीक, अगर ये पूछा जाता है कितने रुपए का हानि हो रहा है, तो 26 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन पूछा गया कि परसेंटेज में बताइए, तो 104 में 26 का हो रहा है। 104 में 26 का हो रहा है, तो 100 में कितने का हो रहा है। 26 से 104 कटेगा 4 बार, 4 छः से 24, और 4 दूना 8 2 10, 4 बार कटेगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो कितने परसेंट का हानि हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू 26 रुपये का हानि हो रहा है, परसेंटेज में 25% का हानि हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सॉरी दोस्तों फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कन्फ्यूजन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर हमारा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 से बढ़कर 570 हो गई। 456 से बढ़कर 570 हो गई। ठीक, तो एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाले राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत कम करनी होगी। पहले हम ये देखते हैं कि वृद्धि कितनी हो रही है। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 114 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ये मान सकते हैं कि अगर पहले आदमी 456 रुपये का गैस सिलेंडर यूज करता था, तो अब उसे 570 रुपये का गैस सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। कितने रुपये का, 570। अगर ये कहा कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए, अब हम ये चाहते हैं कि 570 रुपये को ना खर्च करके हम 456 रुपये ही खर्च करना चाह रहे हैं। 570 रुपये को ना खर्च करके 456 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं, तो हमें अपने खपत में कितनी कमी लानी पड़ेगी। तो 570 रुपये में हमें कमी लानी पड़ेगी 456 लाने के लिए। 570 रुपये में कमी लानी पड़ेगी 114 की। 570 में कमी लानी पड़ेगी 114 की, तब जाके 456 हुआ। तो एक्चुअल कमी कितनी लानी पड़ेगी, 114 की। परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 114 की कमी लानी पड़ेगी कितने में से, 570 में से। तो 100 में कितना लाना पड़ेगा, परसेंटेज पूछा जा रहा है। 114 कटेगा 570 में 5 बार, 14 पंचे 70, 5 5, और फिर 5 से 100 कटेगा हमारा, 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो एक्चुअल परसेंटेज में कमी लानी पड़ेगी 20%, परसेंटेज में लानी पड़ेगी 20%, और एक्चुअल की बात करेंगे तो 114 रुपये की कमी लानी पड़ेगी, परसेंटेज में 20%। तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए समान ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज 3720 रुपये हैं, इसलिए निवेश किए गए राशि रुपये में बताइए। समान ब्याज निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज
3720 क्या दिया गया, हमारा ब्याज दिया गया है। 3720 ब्याज दिया गया समान ब्याज की दर से, नहीं साधारण ब्याज कह रहा, 12% की दर से। अगर हम मान लेते हैं मूल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो 1 साल का ब्याज 12 रुपये, 2 साल का ब्याज फिर 12, मतलब 12 बढ़ते जाएगा। तो 5 साल में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 5 साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 60। 100 रुपये के अकॉर्डिंग हमें ब्याज प्राप्त होगा 60, लेकिन एक्चुअल ब्याज प्राप्त हो रहा है 3720। 60 हमारा 100 करेगा 3720। जीरो से जीरो काट देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छक्का 36, 6 दूना 12, एक का मान आ गया 62, एक का मान आ गया 62। हमने मूल वैल्यू 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 100, दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 62 100 रुपये आ जाएगी। इसी तरीके से कितना आ जाएगा, तो निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी हमारी, 62 100 रुपये हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर, क्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 में चल सकती है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना तो यानी HCF पूछ रहा है, मासा कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक निकाला जा रहा है। ठीक, तो अगर तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो सीधे 27 आ जाएगा। ऐसी संख्या जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर सके, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर सकते वो हमारे मासी होते हैं। आंसर 27 आ जाएगा। या तो हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 54 का 81 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 27 बचेगा, 27 का 54 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो जिस संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो संख्या हमारा मासा होता है, तो क्या बचेगा, 27 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि विशिष्ट राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग 48 रुपये, तो कुल राशि निकाली जाती है। तो कुल राशि कितनी है, 2 राशियाँ 6 और 5 के अनुपात में, 6 और 5 के अनुपात में। यदि पहला भाग रेशियो में पहले का मान 6 दूसरे का मान 5 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पहले का 48 है, कितना है, 48 है, तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा। अगर 6 का मान 48 है तो 1 का मान 8 हो जाएगा, 6 का मान 48 तो 1 का मान 8, तो 5 का मान 40 हो जाएगा। ठीक, 6 का मान 48, 1 का मान 8, तो 5 का मान 40 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है टोटल मान, टोटल जोड़ लेंगे, 40 और 48 88 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 117 रुपये में बेची जाती है कोई वस्तु, 117 रुपये में बेची जाती है, तो उस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। कितने में बेची जा रही है, 117 में, तो इस पर 10% की हानि होती है, कितने की, 10%। इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी वस्तु की, क्रय मूल्य या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं 10 थी। ये जो ऊपर होता हमने बताया है, पहले बताया है कि ऊपर लिखी गई वस्तु हानि लाभ होती है, तो यहाँ पर क्या कह रही है, हानि होती है। तो 10 में 1 की हानि हो रही है, तो वस्तु कितने की बेची जा रही है, 9 की। 10 में खरीदी गई, 1 रुपये हानि के साथ 9 में 1 रुपये हानि या 10% हानि के साथ 9 में बेची जा रही है। तो बेचने वाली वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी है, 117, तो 9 में बेची जा रही है रेशियो के अकॉर्डिंग। एक्चुअल वैल्यू है 117, तो 9 का मान हो जाएगा 117। तो 1 का मान निकालेंगे, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 3 बार जाएगा, 13। 1 का मान आ जाएगा 13, एक्चुअल वैल्यू हमने 10 माना है, एक्चुअल वैल्यू हमने 10 माना है, तो 10 का मान आ जाएगा 130, 10 का मान आ जाएगा 130। तो वस्तु खरीदी गई थी यानी CP हो जाएगा 130 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो दीजिए क्वेश्चन दिया कि एक वस्तु 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया। 80 में खरीदा, 100 में बेच दिया, एक्चुअल लाभ हो गया 20, एक्चुअल लाभ हो गया 20। और 80 में खरीदा है तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो 80 में 20, तो 80 में 20 रुपया लाभ पाया, तो 100 में कितना पाएगा, 80 में 20 तो 100 में कितना, 20 से 80 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25, परसेंटेज में कितना आ जाएगा 25%। एक्चुअल में 20 रुपये का लाभ कमाया है, परसेंटेज में 25% का लाभ कमाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 अंक चाहिए। स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 अंक चाहिए, 4 परीक्षाओं का औसतन अंक 80 हो गया, 4 परीक्षाओं का औसत अंक 80 हो गया, तो टोटल योग कितना हो गया, 320। ठीक है, टोटल योग हो गया 320। पहले 3 परीक्षाओं में उसने 68, एक में 68, दूसरे में 78 और तीसरे में 88 प्राप्त किया, तीसरे में 88 प्राप्त किया, तो उसे चौथे टेस्ट में कितना लाना चाहिए।
कुल टोटल मिला के हमें 320 लाना है। 3 परीक्षाओं का नंबर दिया है, चौथे में कितना लाना चाहिए निकाल लेते हैं। 8 8 8 8 8 24 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 2 8 8 7 15, 15 8 23, 15 8 23, 234 कितना हो गया, 234 हो गया। फिर दोस्तों अगर हम बात करें 3 में मिलाकर 234 लाया और टोटल में 320 लाना, तो 234 को माइनस कर देते हैं। 234 6 बच जाएगा और 11 बचे, इधर कैरी लेंगे 11, जो 11 में से 3 जाएगा 8, तो चौथे में कितना लाना होगा, उससे 86 लाना होगा। टोटल चारों में 320 लाना था, 3 में 234 लाया, तो चौथे में 86 लाएगा, तो आंसर हमारा 86 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय 11 खिलाड़ियों का औसत वजन शॉर्टकट में लिखते हैं तो 70 केजी है। जब प्रशिक्षक का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। दोबारा देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 का औसत वजन 70 है, और प्रशिक्षक आ जाता तो एक वजन बढ़ जाता। प्रशिक्षक का आएगा तो टोटल आदमी कितना हो जाएंगे 12, प्रत्येक का वजन बढ़ेगा 1, तो वजन कितना बढ़ जाएगा 12 किलो। प्रत्येक का औसत वजन 70 है, तो ये ऑलरेडी रेशियो के अकॉर्डिंग 70 रहा होगा, और वजन कितना बढ़ गया 12, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 82। तो प्रशिक्षक की वजन कितनी हो जाएगी 82। क्यों, दोबारा समझ लेते हैं। 11 का औसत वजन 70, 12 आ गया, औसत वजन 1 बढ़ गया। 70 तो ऑलरेडी था, एक वजन और बढ़ गया। ठीक, तो 12 के अकॉर्डिंग 1 बढ़ने से सबका बढ़ गया, मतलब इसका बढ़ गया 12। ठीक, इसके वजन बढ़ गया 12, और ऑलरेडी औसत के अनुसार इसका 70 था, तो 70 12 मिला के कितना हो जाएगा 82, आंसर हो जाएगा। अगर लंबा तरीका लगाना है दोस्तों तो यहाँ से लगा सकते हैं। 11 × 70, 12 आ गया, एक खिलाड़ी आ गया, 12 हो गया, औसत वजन बढ़ जाएगा 1, औसत वजन बढ़ जाएगा 1, तो औसत वजन हो जाएगा 71, औसत वजन हो जाएगा 71। तो इसका गुणनफल निकाल के इसके गुणनफल से अंतर निकालेंगे तो वो हमारा 82 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, वो हमारा 82 आ जाएगा। या डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, टोटल का औसत वजन 70, इसका 1 बढ़ गया तो 12 का 12 बढ़ जाएगा, तो इसका 70 12 82। दोस्तों आज का क्वेश्चन ये समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस और चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।